हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नॉलेज इन। इसके पहले आपको नॉलेज पॉइंट नाम से वीडियोस मिलते थे, लेकिन अब मैंने अपने चैनल में अपडेट किए हैं काफ़ी सारे, तो उसी के तहत मैंने इसका जो नाम है उसको भी बदल दिया है। और अब और आगे भी इन फ्यूचर भी आपको नॉलेज ज़ेन नाम से ही वीडियोस मिलेंगे। और दोस्तों, क्योंकि देखिए, जब भी इंसान ग्रो करने लगता है या फिर जब समय बीतता है तो उसके साथ साथ वो अपने आप को अपडेट करता है और अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को सुधारता है और आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसमें काफ़ी सारे अपडेट होने लगते हैं, काफ़ी सारे बदलाव होने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं मेरे चैनल के द्वारा, क्योंकि मैं प्रोवाइड कराती हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स अपने चैनल पे। दोस्तों, इसी बदलाव के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो भी चल रहा है। मेरे साथ साथ उसने भी अपने आप में काफ़ी सारे परिवर्तन कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि 15 अगस्त 2020 बदलाव का दिन था, क्योंकि मेरे चैनल पे भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है और अपने विभाग में भी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उसने अपने आप में बहुत सारे बदलाव किए हैं। चाहे वो बच्चों की उपस्थिति की पंजिका हो, शिक्षक की उपस्थिति की पंजिका हो, या फिर आपकी जो छुट्टियां आप लेते हैं उससे संबंधित हो, या फिर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ये सारी चीज़ों को टोटली चेंज कर दिया गया है। तो बिल्कुल आइए हम देर नहीं करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये बदलाव है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। देख रहे हैं ये जो लेटर आपके सामने है, इसमें देखिए प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने जिलाधिकारी और अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति सभी जो जिले के हैं उनको ये भेजा है, सभी जो प्राचार्य हैं उनको भेजा है, मुख्य विकास अधिकारी और सभी जनपद के जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन लोगों को ये भेजा है। इसका विषय है टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में। यानी कि जो समय अवधि है, आपका जो टाइम है वो, और जितने भी काम है वो सारे, उसके संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है। महोदय महोदया, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। विद्यालय अवधि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निर्धारित किए गए हैं। आप देखिए, शैक्षणिक जो समय है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 बजे से 2 बजे तक। पहले जो था 8 बजे से 1 बजे तक चलता था विद्यालय, तो अब क्या है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो विद्यालय चलेगा आपका 8 बजे से 2 बजे तक। और जिसमें कि सुबह आपको प्रार्थना सभा करना है, योगाभ्यास करना है 8:15 बजे तक। 15 मिनट आपको योगाभ्यास कराना है और प्रार्थना सभा जो है वो सब करवानी है। और 8 से 2 आपकी जो 8:15 बजे से 2 बजे तक क्लासेस चलेंगी। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो विद्यालय का टाइम है वो 9 बजे से 3 बजे तक हो जाएगा, जो कि पहले भी 9 से 3 था, तो 9 से 3 हो जाएगा। क्लासेस जो है वो 9:15 से चलेंगी, क्योंकि आपको प्रार्थना सभा और योगाभ्यास के लिए 15 मिनट दिया गया है। उसके बाद देखिए, विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। देख रहे हैं आप, मतलब आप जो स्कूल का जो टाइम है, जैसे अगर 9 बजे स्कूल है तो प्रार्थना सभा के आप 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है। और शिक्षण अवधि जो है, यानी कि ख़त्म होने की अगर 1 बजे छुट्टी होती है तो 1:30 बजे तक आपको विद्यालय में रहना है। तत्क्रम में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न है।
आगे देखिए समय सारणी क्या है। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ का रिवीजन कराया जाए। तद उसके बाद प्रभावी कक्षा शिक्षण का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए गए सिखाए गए जितने भी बिंदु हैं उनका समेकन किया जाए। इसका मतलब ये है कि आपको 40 मिनट का समय दिया जा रहा है, क्योंकि इन 40 मिनट में, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। पहले देखिए क्या था कि 8 से 1 होता था या 7 से 12 हो जाता था, तो टाइम थोड़ा कम मिलता था बच्चों को देने के लिए। 30 मिनट या 35 मिनट की क्लासेस चलती थी, कोई 35 मिनट की होती थी, कोई 30 मिनट की। तो अब क्या है कि आपको 40 मिनट मिलेंगे क्लास में, जिसमें कि आप अच्छे से उनको पढ़ाएं, सभी बच्चों पर ध्यान दें और उसके बाद लास्ट में आपने जो पढ़ाया है उसका कंक्लूजन भी निकाल सकें और बच्चों से भी पूछताछ कर सकें। इसके लिए इस टाइम को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए शिक्षण दिवस है। इसमें क्या दिया है, 240 दिन का शिक्षण दिवस जो है संचालन किया जाएगा, यानी 240 दिन पढ़ाई होगी। आगे है सार्वजनिक अवकाश। देखिए अब ये ज़रूरी चीज़ है छुट्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब कि जिलाधिकारी जब अगर मान लीजिए कि स्कूल तो चल ही रहे प्रॉपर, अगर कभी अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ डीएम के आदेश पर ही स्कूल बंद होगा, ऐसे कोई और नहीं बंद कर सकता। मंडलीय जनपदीय रैलियों, समारोह, विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा जो है वो बंद किया जाना जो है प्रतिबंधित होगा। मतलब कोई अपने मन से, या रैली है या कोई समारोह है स्कूल में, तो अपने मन से ये सब काम नहीं करना है। नेक्स्ट है जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये गर्मी की छुट्टियों के बारे में दिया हुआ है। गर्मी की छुट्टियां और जो विंटर वेकेशन होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि उसमें आपको क्या करना है। जो शीतकालीन अवकाश है, यानी जो विंटर वेकेशन है, ठंडी की जो छुट्टी है वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगी। और गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो 20 मई से 15 जून। पहले 20 मई के बाद से आपकी छुट्टी हो जाती थी, तो 1 जुलाई को सीधा स्कूल खुलता था। और ठंडी की जो छुट्टी थी, विंटर वेकेशन, वो नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपकी छुट्टी रहेगी, और गर्मी में भी 20 मई से 15 जून तक छुट्टी रहेगा। यानी इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया गया है, गर्मी और ठंडी दोनों को मिला करके। और उसके बाद आपका 16 जून से जो है स्कूल खुल जाएगा। अब देखिए पंजिकाओं का रख रखाव, यानी जो स्कूल में शिक्षक डायरी होती है, उपस्थिति पंजिका है, प्रवेश पंजिका, उसका क्या करना है आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये 14 बिंदु हैं, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शिक्षक जो डायरी है ये सभी लोगों को बनाना है, और कक्षावार विषयवार अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना। शिक्षक डायरी जो है ये बनाना सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो गया है, ठीक है। और जो बच्चे लर्निंग आउटकम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं उन लोगों को आपको चिन्हित करना है, यानी उन लोगों को आपको नोट कर लेना है कि किन किन बच्चों ने लर्निंग आउटकम नहीं प्राप्त किया है। उन लोगों की आपको रिमीडियल टीचिंग करवानी है। ध्यान दीजिएगा, आप शिक्षक डायरी बनाएंगे, उसको हमेशा अपडेट करते रहेंगे डेली वाइज डेली, और आप उन बच्चों को भी नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे जिन बच्चों ने लर्निंग आउटकम को नहीं प्राप्त किया है। तो फिर उन बच्चों को आप रिमीडियल टीचिंग के द्वारा और आगे बढ़ाएंगे, बाकी बच्चों के बराबर लाएंगे। उपस्थिति पंजिका क्या है कि ये तो सबकी ऑलरेडी बनी है, शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सभी रसोइयों, इन सभी लोगों का जो पंजिका है, यानी जो रजिस्टर है, उसको मेंटेन करना है। प्रवेश पंजिका बच्चों का, जैसे कि टीसी मार्कशीट वाली एक होती है स्कूलों में रजिस्टर, और एक बच्चों का जो रजिस्टर होता है अटेंडेंस वाला, वो मेंटेन करना है। उपस्थिति पंजिका जो है वो वही हो गया है अटेंडेंस वाला। एक नामांकन का भी होता है बच्चों का वो, और एमडीएम की समेकित निःशुल्क सामग्री, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, यानी जितने भी चेक के हैं या लाइब्रेरी जो है स्पोर्ट्स वाले, जितने भी आपके अकाउंट के पासबुक हैं वो सारे, और जितने भी रजिस्टर है वो सारे एकदम अच्छे से अपडेट करना है, मेंटेन करना है, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और पंजिकाओं के प्रारूप पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जो पंजिका है वो भी नई प्रारूप में बन के आएगी और आपको वो प्रोवाइड कराई जाएगी शासन।
अब देखिए, ये मेन एक टॉपिक आया है कि विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें, यानी शिक्षकों को क्या करना है। आगामी शिक्षक दिवस की जो तैयारी होगी, उसमें शिक्षकों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो जितनी भी चीज़ें वीडियोस जो हैं दीक्षा पे देखेंगे, दीक्षा ऐप पे, तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उनका आप लोगों को उसको देखना है, उसका प्रैक्टिस करना है, उसके हिसाब से आपको टीचिंग प्लान बनाना है, यानी बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो आपको प्लानिंग करनी है पूरी, उसी से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ शिक्षक संग्रह मॉड्यूल, यानी जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, प्रेरणा सूची है, प्रेरणा तालिका है, इन सब के अनुसार डेली सुबह में आपको प्रार्थना सभा जरूर करानी होगी। जैसे जब आप प्रेयर कराते हैं तो कुछ देर के लिए बच्चों की सभा करवाते हैं, तो वो एक बार बहुत ज़रूरी है करवाना। और उसके बाद प्रतिदिन प्रार्थना के टाइम और जो कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाएगी। और घंटी जैसे काफ़ी सारे विद्यालय में क्या होता है कि पीरियड लगातार चलते रहते हैं, मतलब जैसे एक घंटी हुई, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अपने आप जैसे टीचर एडजस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या करना है कि सभी स्कूलों में बेल बजेगी, मतलब कि बजनी चाहिए। जैसे प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाएगी, ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में प्राप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, इन सारी चीज़ों के बारे में शिक्षक जो हैं बच्चों को प्रेयर के बाद जो सभा होगी उसमें उनको बताएंगे, और साथ ही साथ उनके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ उनको शिष्टाचार और आचरण के बारे में भी बताएंगे। और हमारे जो देशभक्त हैं, हमारे जो वीर सपूत जो कि शहीद हो गए, उनके बारे में भी बच्चों से भी कहा जाएगा, टीचर्स भी बताएंगे, और बच्चों को भी बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित करना होगा आपको। और साथ ही साथ बच्चों को समय से विद्यालय में उपस्थित होना है, और योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिप्रेरित करेंगे, ये शिक्षक करेंगे। स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं निर्देशों के अनुसार ही संपादित की जाएंगी। ये चीज़ें जो हैं, स्पोर्ट्स और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये सब चीज़ें जब आदेश आएगा तभी होगा, अपने मन से किसी को नहीं करना है। और शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जानी है। देखिएगा, बार बार शिक्षक डायरी का वर्णन हो रहा है, यानी अगर आपने शिक्षक डायरी नहीं बनाई है तो बना लीजिए, और इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी चेकिंग आएगी तो आपसे सबसे पहले आपसे लेसन प्लान और उसके बाद शिक्षक डायरी, ये दो चीज़ों की मांग जरूर की जाएगी। तो क्योंकि उसमें आप देख सकेंगे ना कि साप्ताहिक प्रगति बच्चों की कैसी है। तो जब भी आपके लगातार जो भी आपके स्कूल में ARP और SRG जो बनाए गए हैं आपके ब्लॉक में, वो आया करेंगे आपके स्कूल में वीकली, और आपकी जो डायरी है उसको चेक करेंगे। छात्र छात्राओं द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को ही शिक्षक द्वारा प्रेरणा तालिका में प्रविष्ट की जाएगी। आपको बता दें कि जो मॉड्यूल्स बने थे उसमें एक प्रेरणा तालिका भी है, उसको आपको अपने विद्यालय में लगाना है, और उसमें लगातार आपको अपडेट भी करते रहना है कि बच्चों में क्या क्या अपडेशन हुआ है, किसके में क्या कमी है, कौन ग्रो किया है, किसने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, किसने नहीं किया। ये चीज़ें आपको डेटा पूरी रखनी होगी अपने पास। और देखिए, ये छुट्टी के बारे में दिया है कि मध्याह्न कब होगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 10:15 से 10:45 तक होगा आपका लंच, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो है 11:55 से 12:25 तक होगा लंच का टाइम। उसके बाद बच्चों से आपको डेली हर सब्जेक्ट वाइज, यानी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसमें आपको होमवर्क देना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से करवाना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगले दिन उसको चेक भी करना है। ये नहीं कि बस दे दी और उसके बाद चेक नहीं किया। वैसे कोई ऐसा करता नहीं है, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करता है। तो लेकिन इस चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। और बच्चों को उनके संवैधानिक मूल्यों के बारे में बताना है, बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं और जो आजकल जो टेक्नोलॉजी चली है, जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको बच्चों को और इन सब चीज़ों की जानकारियाँ देनी, और इन सब माध्यम से भी आपको उन्हें पढ़ाना है, जिससे कि जो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल जो टर्म है वो मजबूत हो सके। और साथ ही साथ बच्चे देखिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे में आपको उनका सम्मान करना है, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, एक भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना है कि जैसे बच्चे आपसे डरे नहीं,
ये नहीं कि वो आपके डर के मारे चुपचाप बैठे हैं कक्षा में और आप पढ़ाए जा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ डर के मारे चुपचाप बैठे हैं। तो इस तरीके से भी नहीं पढ़ाना है। देखिए बच्चों का जो होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग में भी ये आप लोगों को सिखाया गया होगा कि ऐसा आपको अपने स्कूल में माहौल क्रिएट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो आपके सम्मान से चुप रहें, ये नहीं कि आपके डर से चुप रहें। और दूसरी चीज़ कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुने, आप इस तरीके से पढ़ाइए कि वो इंटरेस्ट लें उसमें। ठीक है, ये बात की बातें हैं, ये कभी और डिस्कस करेंगे। ये देखिए विद्यालय प्रबंध समिति और जो अभिभावकों का बैठक होता है, इसको भी लगातार करना है। और एक चीज़ देखिए, अब आया है पॉइंट कि शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या ना करें, यानी शिक्षकों को क्या नहीं करना है, ये भी देखिए। शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं जैसे कि पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से बातचीत, जो चेक पर हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, एमडीएम वाले काम, तो ये जितने भी काम हैं, ये कोई भी शिक्षक जो है, यदि उपयुक्त कार्य, इसके लिए कोई भी शिक्षक जो है शिक्षण अवधि में यानी स्कूल टाइम में कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको अकाउंट का अपना अपडेट कराना है या फिर बैंक से पैसा लेने जाना है, तो आप जैसे लंच के टाइम में या खाली घंटी रहती है तो टीचर्स चले जाते हैं, तो ये नहीं करना है, आपको शिक्षण अवधि में नहीं जाना है। और इन सब कामों के निरीक्षण और सपोर्टिंग सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप कहीं गए और चेकिंग आ जाती है तो उस दिन के वेतन की कटौती होगी, यानी आपका वेतन जो है वो एक दिन का कट जाएगा। तो शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि मानव संपदा पोर्टल पर अपना डेटा चेक कर लीजिए, उसको फीड जरूर करिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी आदेश में भी आ गया है कि जो छुट्टी होगी वो मानव संपदा पोर्टल से ही आपको लेना है, आपको उसके लिए कहीं जाना नहीं है शिक्षण अवधि में। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा और अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर 180041901002 यानी कि 180041901002 ये टोल फ्री नंबर है। इसमें आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और इसकी जो सुनवाई होगी वो IGRS के द्वारा इस पर आप शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। अगर ऐसी संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। यही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि आपको 15 मिनट पहले जाना है और छुट्टी होने के 30 मिनट के बाद आपको आना है, क्योंकि उसमें आपको सारे रजिस्टर और ये चीज़ें मेंटेन करनी है। और यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहा है तो इस संबंध में अभिभावक से उसके संपर्क करिए और सुनिश्चित करिए कि जो व्यवस्था है वो क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, उसकी व्यवस्था को ठीक करवाइए। और जो शैक्षिक पंचांग है इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्षा कक्ष विभाजन प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासंभव कक्षा से 1 से 3 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित की जाएं। विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन। जैसे इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में कम बच्चे हैं तो नहीं कम शिक्षक, अगर शिक्षकों की संख्या कम है तो ऐसा उन्हीं के आधार पर जैसे जो बच्चे हैं और शिक्षक हैं दोनों का रेशियो बराबर करके ही क्लास को बांटे। और अगर मान लीजिए कोई नया शिक्षक उसी में नियुक्त हो जाता है, उतने में ही अगर कोई नया शिक्षक आ जाता है नियुक्ति के बाद तो उसको उसी में से उसको भी जो हेडमास्टर हैं वो भी उनकी भी घंटी को लगा दें, मतलब बाकी के शिक्षकों में भी डिवाइड कर दें। ये चीज़ें दी हैं। मॉडल पेपर के अनुसार बच्चों का बेसलाइन सर्वे करते हुए अधिगम स्तर के आधार पर समूह बनाकर प्रथम कालांश में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रिमीडियल टीचिंग संचालित की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन बच्चों द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
कक्षा शिक्षण में 3 हस्त पुस्तिकाएं जो हैं, आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण। इसमें जो वर्णित जो तकनीकियाँ हैं उसको क्लास में भी बताया जाए, बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाए। और अगर मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आता है तो आप अपने ARP का जो है सहयोग इसमें ले सकते हैं। और 2 सप्ताह में बच्चों का यूनिट असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में हो रहे सुधार के आधार पर रिमीडियल टीचिंग एवं आवश्यक सामग्री सुनिश्चित की जाए। यानी बच्चों का आपका 2 सप्ताह में यानी 14-15 दिन पे, हर 15 दिन पे आपको टेस्ट लेना है। कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए अध्यापन कार्य में प्रिंट, रिच सामग्री, पोस्ट चार्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं लर्निंग मटेरियल किट प्रयोग में लाई जाए। यानी जो TLM जो होता है उसका आप यूज़ करिए। और मौखिक भाषा विकास एवं गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए लेसन प्लान का भी जो है शिक्षण में प्रयोग किया जाए। बच्चों को आपस में ग्रुप डिस्कशन कराया जाए, यानी चर्चा करवाई जाए बच्चों से, उनके अनुभवों के आधार पर कठिनाइयों को साझा भी किया जाए और उनको अधिक से अधिक ये अवसर दिया जाए कि बच्चे बोलें। बच्चों की साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह बहुत सारी, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, या कोई देश गान हो गया, या सामूहिक गान हो गया, या फिर कोई अपने रंगोली बनवा दी, मतलब कोई भी चीज़ें ये आपको हमेशा लगातार मतलब बीच बीच में कभी न कभी करवाती रहनी है। और प्रत्येक विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किया जाए। यानी सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी का होना बहुत ही अनिवार्य है, जिसमें कि बच्चों से संबंधित पुस्तिकाएं हों और चार्ट हों, ये सारी चीज़ें हों, जिससे कि बच्चे उसको देख करके पढ़ सकें और कुछ सीख सकें। और विद्यालय के टाइम में कोई भी रैली, प्रभात फेरी हो गई, ये जो सारी चीज़ें हैं, या तो स्कूल के पहले विद्यालय के इन सब चीज़ों को कोई आदि जो काम है ये सब नहीं करना है। ये जैसा शासन का आदेश आएगा उस समय में वैसे ही करना है इसको। तो विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और कुंजी गाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप में से अगर कोई करता हो, वैसे शिक्षक तो वैसे ज़्यादातर नहीं करते हैं, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा है अभी तक, तो फिर भी अगर मान लीजिए कोई करता हो तो वो ना करे। मतलब जो गाइड और कुंजी से बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आप जो स्कूल की जो बुक दी गई है ना बेसिक शिक्षा परिषद की, उससे बच्चों को पढ़ाइए। और शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी जो होती है ना ग्रुप लोगों का मीटिंग, उसमें आपको नहीं जाना है। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और मतलब जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि छुट्टी ले सकते हैं, या अगर मान लीजिए शासन की तरफ से कुछ ऐसी मीटिंग बुलाई गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चीज़ें यही चीज़ें थी जो शिक्षकों से संबंधित थी। आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज़ें थी, ये इस साल लागू हो जाएंगी। मेन आपकी जो स्कूल का टाइम था वो था, और प्रार्थना सभा में आपको कब क्या करना है ये था। और उसके बाद कब आपको देखिए मेन इसमें कुछ पॉइंट यही थे कि आपको प्रार्थना सभा के 15 मिनट पहले आना है, और स्कूल जब ख़त्म होता है, बच्चे चले जाते हैं, तो 30 मिनट तक आपको वहाँ पे रुकना है, सारी चीज़ों को देखना है। स्कूल में आपके लाइब्रेरी होना अनिवार्य है। तीनों जो हस्त पुस्तिकाएँ हैं उसके आधार पे, दीक्षा ऐप के आधार पे आपको बच्चों को पढ़ाना है। और शिक्षक की जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दी है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं यहीं बंद करती हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।